So when going in for Hikka Shwas Chikitsa is the 17th अध्याय ऑफ चरक चिकित्सा स्थान। इसमें सबसे पहले बताया है कि हिक्का श्वास का महत्व, हिक्का और श्वास का महत्व बताया है। हिक्का श्वास का महत्व ये है कि ये दोनों जो हैं वो आशु प्राणहर हैं। आशु प्राणहर मतलब तुरंत तुरंत प्राण लेने वाले। अब हिक्का तो हमको कितनी बार आया है, हमारा प्राण तो गया नहीं कभी। हिक्का है ना, मुझे तो हर महीने में 1-2 बार हिचकी आती है, लेकिन कभी मेरा प्राण गया नहीं। तो फिर ये आशु प्राणहर कैसे हैं? मैंने तभी भी क्लास में बताया था कि हिक्का और श्वास ये दोनों यहाँ पर भले प्राणहर नहीं है नॉर्मल कोर्स में, बट जब आप किसी आईसीयू में जॉब करते हो या आईसीयू में आप पेशेंट्स के साथ समय बिताते हो, तब आपको दिखता है या समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आइदर ऑफ द टू। कारण ये है कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लक्षण हैं। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? सांस चढ़ती है। तो श्वास और हिक्का ये दोनों भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लक्षण हैं और इसीलिए प्राणहर है। ठीक है, या तो ये प्राणहर है या तो चरक ने ये कहा है कि व्याधि के प्राणहर अवस्था में यही दोनों उत्पन्न होते हैं। जब आदमी मौत के घाट चला जाता है, when he nears the death, what happens is he either gets hicca or gets श्वास। तो या तो उसे हिक्का आ जाता है या श्वास आ जाता है। तो इसका सबसे पहला महत्व यह है कि ये आशु प्राणहर है और सद्यो प्राणगमन अवस्था में, व्याधि के प्राण हर अवस्था में दोनों में से कोई न कोई एक उत्पन्न होता है। दोनों में से कोई न कोई एक उत्पन्न होता है। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि वो जो बहुत सारे हीरो हीरोइन विलन्स कैसे मरते हैं, एक जोर की हिचकी या एक जोर का सांस लेके मरते हैं। तो इसीलिए हिक्का श्वास को आशु प्राणहर माना है। अब दूसरा महत्व इसका यह है कि ये दोनों जो है वो वात और कफ के प्रकोप से होने वाले हैं। वात और कफ के प्रकोप से होने वाले हैं, इसीलिए इसकी चिकित्सा में ज्यादा करके पित्त का वर्णन नहीं है। या तो वात का वर्णन है, वात शमन का, या तो कफ शमन का वर्णन है। तो दोनों वात और कफ के प्रकोप से होने वाले हैं और ये जो प्रकोप है ये पित्त के स्थान में होता है। पित्त के स्थान में होता है। पित्त के कौन से स्थान में होता है प्रकोप? जब ये आशु प्राणहर है, जब ये आशु प्राणहर है, तो इसका मतलब इसका प्रकोप जो है वो हृदय में होता है और हृदय साधक पित्त का स्थान है। तो पित्त स्थान में कफ वात प्रकोप होने की वजह से ये डिसीज इंपॉर्टेंट है। दोनों के कारण समान है। श्वास और कास के कारण, श्वास और हिक्का के कारण समान है। दोनों भी रसादि धातुओं का तथा हृदय का उपशोषण करते हैं और अगर चिकित्सा ठीक से नहीं की जाए, अगर चिकित्सा ठीक से नहीं की जाए तो दोनों भी प्राण हर लेते हैं। दोनों भी प्राण हर लेते हैं। तो ये इनका महत्व है जो इस अध्याय में बताया गया है। श्वास और कास का महत्व, हिक्का और श्वास, इन दो व्याधियों का महत्व क्या है, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हिक्का श्वास की चिकित्सा में आपको इन दोनों का महत्व शुरुआत में लिखना है। ऑफ कोर्स चिकित्सा में नीचे इनमें से कुछ पॉइंट्स रिपीट हुए ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए बाकी अध्याय में कितना भी कुछ लिखा हो, ये महत्व इम्पोर्टेंट है कि एक, दो दोषों की वजह से होता है, दूसरा
सद्यो प्राणहर होता है या सद्यो प्राणहर अवस्था में उत्पन्न होने वाले लक्षण होते हैं। तीसरा, हृदय का उपशोषण होता है क्योंकि पित्त स्थान में उत्पन्न होता है। और चौथा, चिकित्सा में अगर यहाँ वहाँ हुआ या चिकित्सा में अगर सावधानी नहीं बरती गई, इफ द ट्रीटमेंट इज नॉट डन प्रॉपरली, द डिसीज और द सिम्टम्स मे कॉम्प्लिकेट फर्दर। ठीक है, तो ये हो गया इसका महत्व। अब आगे उन्होंने बताए इसके निदान क्या है। अब यहाँ मैं आपको पॉइंट वाइज ये सब चीजें दे रहा हूँ, लेकिन ये जो निदान है या महत्व है ये पूरे अध्याय में यहाँ वहाँ फैला हुआ है। उस फैले हुए चीज को हमने इसमें कर लिया, मतलब शॉर्ट में कर लिया, यहाँ वहाँ से जमा करके एक पॉइंट के अंदर डाल दिया। ओके, तो निदान क्या है? निदान में असात्म्य श्वास, खाना या रहना। तो असात्म्य चीजों का सेवन या असात्म्य हवा या धूल का सेवन जो है उसके पॉइंट्स पहले आए हैं कि रज धूम युक्त वात, मतलब ऐसे वायु में जाना जो या तो पोलन्स या छोटे कण युक्त हो या धुआं युक्त हो। रज और धूम युक्त वात, रज और धूम युक्त वात। शीत स्थान में रहना, शीत स्थान में रहना मतलब ठंडी में रहना। शीत अम्बु का सेवन मतलब ठंडे पानी को लेना। तो अगर ठंडी चीजें, क्लॉस्ट्रोफोबिक, बहुत डार्क जगहें या फिर बहुत ह्यूमिड जगहें हैं, वहाँ हम रह रहे हैं, या फिर बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं, या फिर ऐसे वायु में जा रहे हैं जो ठंडी है या जिसमें धुआं ज़्यादा है, सीमेंट उड़ रहा है, रज कण ज़्यादा है, तो ये पहला वाला निदान हो गया जिसमें सांस से चलने वाली तकलीफों को निदान में लिया है। दूसरा, जिसमें ये तो आपको पता है कि जब एलर्जी हो जाती है तो श्वास होता है, तो एलर्जी के जो भी रीजंस है वो पहले लाइन में ले लिए उन्होंने, असात्म्य वाले। दूसरा उन्होंने ले लिया कि जब अपधातु का क्षय होता है, अपधातु मतलब वाटर कंटेंट इन द बॉडी रिड्यूस हो जाता है। वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है तो ब्लड रिड्यूस हो जाता है, ब्लड रिड्यूस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है, तो श्वास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर वाटर कंटेंट रिड्यूस हुआ है, कब रिड्यूस होता है? अतिसार है, छर्दी है, विसूचिका है, अलसक है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, तो इनमें पानी रिड्यूस हो जाता है। तीसरा, अगर वात प्रकोप का आहार विहार करो। वात प्रकोप का आहार विहार में क्या क्या कर सकते हैं, ये कुछ चीजें तो हमने लास्ट अध्याय में भी देखी थी। अति व्यायाम, अति मैथुन, रुक्ष अन्न। उसके साथ साथ वात प्रकोप के लक्षण, मर्माघात भी यहाँ आ गया, आघात होना, पंचकर्म का अतियोग होना, ये भी यहाँ आ गया। अति व्यायाम, अति मैथुन, रुक्ष अन्न के साथ अति अपतर्पण आ गया। साथ ही साथ कोई ऐसी चीजें जो वात प्रकोपक लक्षण हो, जैसे पेट फूल जाना, पेट फूल जाना, आधमान। आधमान होने से क्या हो जाता है? पेट फूल जाता है, पूरा वात ऊपर की तरफ आता है और छाती पे प्रेशर आता है। बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ आधमान, अगर पेट पूरी तरह से फूला गया है तो टिम्पैनम नीचे की तरफ, सॉरी टिम्पैनम नहीं, डायफ्राम, टिम्पैनम नहीं, डायफ्राम, उसको टिम्पैनाइटिस बोलते हैं, इसीलिए मुझे टिम्पैनम याद आया। ये जो डायफ्राम है, विच goes down to the abdomen and reduces causes a reduction pressure in the uh, chest, due to which the air comes inside. तो ये डायफ्राम या तो नीचे नहीं चला जाएगा या तो suddenly, why hicca occurs, a sudden contraction of the diaphragm in the abdominal wall, sudden contraction of the diaphragm in the abdominal wall causes hicca। तो सडन नेगेटिव प्रेशर आ जाता है जिसकी वजह से ऐसे हवा हम अंदर ले लेते हैं। तो दैट इज वन थिंग। उसके बाद कफ प्रकोपक आहार विहार
कफ प्रकोपक आहार विहार की वजह से भी ये होता है। कफ प्रकोपक आहार विहार भी हमने लास्ट अध्याय में देखे हैं। गुरुअन्न, जलज मांस, अनुप मांस, ज्यादा सोना, अभिसंधि अन्न जैसे दही, बिना उबला हुआ दूध। तो कफ प्रकोपक आहार से भी पेट में अवरोध हो सकता है, जिसकी वजह से वात प्रकोप हो सकता है। ठीक है, और बाकी कुछ कारण उन्होंने बताए हैं, जो जैसे पांडु और रक्तस्राव है, जिसमें ब्लड लॉस हो गया है या ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तब भी सांस चढ़ सकती है। छाती के स्नायुओं का क्षय हो जाना, योर कोस्टोकॉन्ड्रल मसल्स, द मतलब डायफ्राम एंड अदर मसल्स विच हेल्प रेस्पिरेशन, इनका क्षय हो जाना, तब भी सांस चढ़ सकती है। विष लेने से हिक्का आ सकती है, विष लेने से सांस चढ़ सकती है। तो ये जो है, ये इसके 5 प्रकार के निदान है। 5 प्रकार के निदान उन्होंने बताए हैं। या तो असात्म्य एलर्जिक निदान, या तो वाटर के क्षय की वजह से होने वाले निदान, या तो वात प्रकोपक के होने वाले निदान, कफ प्रकोपक आहार विहार से होने वाले निदान, या अन्य कारण जैसे धातु क्षय है, या विष है, या पांडु है, या रक्तस्राव। ठीक है, so what we will do here is we are still getting people. 35-36 people are here, so we've already covered around half the lecture. So let us take the attendance. ये मैंने अटेंडेंस की लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दी, आप लोग अटेंडेंस देके आ सकते हैं। तब तक हम एक बार प्रकार रिवाइज करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस रिवाइज द टाइप्स। दोनों व्याधियों के 5-5 टाइप्स होते हैं। दोनों व्याधियों के 5-5 टाइप्स होते हैं। जैसे हिक्का, ध्यान रखने का यहाँ पर यह है कि बहुत बार हम वाइवा में या थियोरी में हिक्का प्रकार में वातज पित्तज से चालू करते हैं। ध्यान रखिए, हिक्का में और श्वास में वातज पित्तज नहीं होता। वातज पित्तज नहीं होता। ठीक है, गलती से अगर आपने वातज पित्तज कफज बोल दिया तो यू विल बी कंप्लीटली रॉन्ग एंड यू विल लूज योर मार्क्स। तो वातज पित्तज नहीं होता। हिक्का में महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, शूद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का, ऐसे 5 प्रकार होते हैं। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता हिक्का, शूद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का, ये 5 प्रकार हैं। यामिका जो है वो हिक्का का प्रकार नहीं है, हिक्का की अवस्था है। क्या होता है यामिका में, हम आगे देखेंगे। सिमिलरली श्वास जो है वो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, क्षुद्र श्वास और तमक श्वास, ऐसे 5 प्रकार का होता है। प्रतमक और संतमक श्वास जो है वो श्वास के प्रकार नहीं है, वो तमक श्वास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये 5-5 प्रकार के हिक्का और 5-5 प्रकार के श्वास। अब संप्राप्ति जब बताई है हिक्का और श्वास की, तो एक उन्होंने सामान्य संप्राप्ति बताई है, उसी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके हिक्का की संप्राप्ति बताई है, उसी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके श्वास की संप्राप्ति बताई। तो सामान्य संप्राप्ति में उन्होंने क्या कहा कि मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी अविश्य कुप्यति उरस्थः कफम उद्दूय हिक्का श्वासान करोति स। मतलब हिक्का और श्वास कैसे होते हैं कि उर का जो कफ है, उरस्थम कफ उद्दूय, मतलब प्रकुपित कफ जो है वो मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांसी अविश्य कुप्यति, प्राणवाह स्रोतस में घूमने वाली वायु को उरस्थ प्रकोपित कफ दुष्ट करता है। तो इससे क्या हो जाता है, प्राण का उपरोध हो जाता है और हिक्का श्वास उत्पन्न हो जाते हैं। सिंपल सी संप्राप्ति है, एक लाइन की
एक लाइन का संप्राप्ति का श्लोक है, अगर आप बाय हार्ट कर सकते हैं तो बाय हार्ट कीजिए, नहीं तो फिर ये ध्यान रखिए कि उरस्थ प्रकुपित कफ प्राणवह स्रोतस में घूमने वाले वात को दूषित करता है। सी, टुडे व्हाट आई सेड, इट इज अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यहां भी उन्होंने क्या लिखा है, प्राणवह स्रोतस में घूमने वाले वायु को दुष्ट करना। तो इवन दे न्यू दैट ऑल दिस थिंग हैज टू डू समथिंग विद द रेस्पिरेशन। तो प्राणवह स्रोतस में घूमने वाली वायु को उरस्थ प्रकोपित कफ दुष्ट करता है, प्राण का उपरोध करता है। प्राण का उपरोध मतलब सांस लेने में तकलीफ होना या सांस जल्दी से ली जाना, सडनली टेकिंग अप। जब हम हिचकी लेते हैं तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ सडन इनटेक ऑफ एयर। तो इससे हिक्का श्वास उत्पन्न होते हैं। बाद में जब उन्होंने हिक्का का डिटेल बताने के लिए चालू किया, तो उन्होंने हिक्का की एक और संप्राप्ति बताई कि प्राणोदकान्न वाहिनी स्रोतांसी सकफो अनिलः हिक्का करोति संवृद्ध तासाम लिंगम पृथक्षुणु। अब तासाम लिंगम पृथक्षुणु मतलब अब हिक्का के लक्षण आगे बताता हूं। हिक्काम करोति, हिक्का करोति संवृद्ध, यहाँ पर श्लोक या यहाँ पर ये संप्राप्ति खत्म हो जाती है। तो ये भी संप्राप्ति बहुत ही सिमिलर है कि हिक्का में प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतस में दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि जबकि हमको हिचकी आती है तब ना तो हम सांस ले पाते हैं उस क्षण, ना तो हम सांस ले पाते हैं, ना तो हम पानी पी पाते हैं, ना तो हम कुछ खा पाते हैं। ठीक है, जब हम खा रहे हैं और हमको हिचकी आ रही है, जब तक या हम पानी पी रहे हैं हमको हिचकी आ रही है, सबसे ज़्यादा डर हमको क्या रहता है कि जो हम खा रहे हैं, नाउ हिचकी इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, द नेगेटिव प्रेशर इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमको डर ये रहता है कि कहीं हिचकी में हम जो भी निगल रहे हैं वो गलती से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चला जाए, हमको जोर से खांसी नहीं आए वो निगलते वक्त। तो इसीलिए प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतस को दुष्ट करता है या वहां पर वायु का प्रकोप करता है और वायु को अवरुद्ध कर देता है, वायु को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, सॉरी, what I was trying to do is, all those who have come new, I was trying to paste the attendance link once again। अगर किसी को attendance link नहीं आई है तो जाके attendance दे सकते हैं। तो this is what हिक्का संप्राप्ति is। हिक्का संप्राप्ति में प्राण, उदक और अन्नमय स्रोतस में वात जो है, कफ बढ़ जाने की वजह से वात जो है उसका अवरोध होता है। और श्वास में यदा स्रोताओं संवृद्ध मारुतः कफपूर्वकः विश्वक व्रजति संवृद्धा तदा श्वासान करोति स। इस बड़े लाइन का मतलब यह है कि श्वास में कफ का प्रकोप पहले होता है। मारुतः कफ पूर्वकः मतलब कफ पूर्व प्रकोप से यदा स्रोतांसी संवृद्धा मतलब स्रोतसों का अवरोध हो जाता है। अब यहाँ पर कौन से स्रोतस का बात चालू है? सिर्फ प्राणवय स्रोतस। यहाँ पर सिर्फ प्राणवय स्रोतस का बात चालू है, जबकि हिक्का में प्राण, उदक और अन्न तीनों स्रोतसों के बारे में उन्होंने बताया। तो प्रकुपित वात विश्वक व्रजति, विश्वक मतलब वात, तो मारुत कफ पूर्वक, कफ पहले प्रकोप हो जाता है, फिर वो अवरोध करके वात को प्रकोप करता है। और ये वात जो है वो प्राणव स्रोतस में संवृद्ध हो जाता है। संवृद्ध मतलब ज्यादा चलने की जगह नहीं होती, संवृद्ध मतलब बांध के रह जाना। तो इसीलिए श्वास उत्पन्न होता है। तदा श्वासान करोति स। अब चलते हैं इसके पूर्व रूप पे। पूर्व रूप पे हिक्का और श्वास के पूर्व रूप अलग अलग बताए हैं। हिक्का और श्वास के कारण सेम है, हिक्का और श्वास के लक्षण सेम नहीं है, कारण सेम है,
उसके बाद स्थान सेम है और दोष सेम है। फर्क क्या है? चिकित्सा भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क है इनके पूर्व रूप और रूप में। पूर्व रूप और रूप में थोड़ा सा फर्क है। अब हिक्का जो है उसके इसमें क्या आता है? पूर्व रूप आता है उर तथा कंठ का गौरव। उर तथा कंठ का गौरव मतलब छाती या कंठ भारी लगेगा। कषाय आस्यता, मुख जो है वो विरस हो जाएगा। और उदर में आटो, उदर में आटो, आटो मतलब पेट फूल जाना, नगाड़े के जैसे हो जाना, इज आटो। उदर में जब आटो होता है तो क्या होता है कि देयर इज इरिटेशन इन द डायफ्राम बिकॉज ऑफ विच द हिक्का कम्स इन। अब श्वास में चलते हैं। श्वास जो है उसमें पूर्व रूप क्या आते हैं? आनाह, आनाह मतलब पेट फूल जाना। पार्श्वशूल, अब आनाह, आदमान और आटो ये तीन सिम्टम्स इंटरमिटेंटली या इंटरचेंजेबली आते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है ध्यान रखने। आदमान का मतलब है पेट फूल जाना। आटोप का मतलब है पेट फूल के गुड़गुड़ आवाज आना। और आनाह का अर्थ है पेट फूला हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा फूला हुआ नहीं। पेट फूला हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा फूला हुआ नहीं। आदमान जो है ये टिम्पैनाइटिस मतलब पूरे नगाड़े के जैसे पेट फूला हुआ है। तो आना हो जाता है, पेट थोड़ा सा फूल जाता है, गैस बन जाती है पेट में। पार्श्वशूल, दोनों फ्लैंक्स में पेन होना चालू हो जाता है। हृदय में पीड़ा बिकॉज दिस प्रेशर ट्रांसफर्स टू द चेस्ट। तो इसीलिए चेस्ट में अगर कहीं भी प्रेशर आए तो द फर्स्ट ऑर्गन टू गेट अफेक्टेड इज द हृदय। फर्स्ट ऑर्गन टू गेट अफेक्टेड इज द हृदय, क्योंकि हृदय इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गन, तो इट सेंसेस प्रेशर मोर इजीली और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अब सांस लेने में तकलीफ जो है ये मतलब क्या है? सांस लेने में तकलीफ मतलब इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द श्वास कमिंग। सांस लेने में तकलीफ हो, सांस आप ले सकते हो लेकिन तकलीफ होती है। यू हैव टू मैन्युअली पुट एफर्ट्स टू टेक द ब्रेथ। वेरे रूप में क्या आता है? रूप में आता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक द ब्रेथ इवन विथ एफर्ट्स, यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर एफर्ट्स टू टेक द ब्रेथ। ठीक है, तो दैट इज श्वास के पूर्व रूप। नाउ हिक्का के रूप आज हम क्या करेंगे? हम ये पांच पांच नहीं, हाँ 5 प्रकार के हिक्का के रूप करेंगे, फिर हम आज के लेक्चर में रुक जाएंगे। ओके, तो महाहिक्का, महाहिक्का जो है इट इज लाइक द लास्ट हिकअप। मैंने पहले भी बोला था महाहिक्का आपको प्राण हरण है। जैसे ही महाहिक्का चालू हो जाती है हम ये समझ सकते हैं कि रुग्ण का प्राण हरण होने वाला है। तो महाहिक्का इज एज गुड एज द लास्ट हिकअप्स। इसमें रूप या लक्षण कैसे दिखते हैं? ये उसमें होता है जो पेशेंट क्षीण मांस बल रुग्ण है। क्षीण मांस बल मतलब एकदम पतला है, सब शरीर में बल चला गया है, बहुत दिन से आईसीयू में एडमिट है, या फिर बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिला है। तो क्षीण मांस बल रुग्ण में ये महाहिक्का उत्पन्न होती है। इवन गंभीरा हिक्का में भी उन्होंने यही बताया है कि रुग्ण को क्षीण रुग्ण होना चाहिए, क्षीण रुग्ण होना चाहिए। उन्होंने महाहिक्का में भी बोला है और गंभीरा हिक्का में भी। तो रुग्ण क्षीण है, गले में अचानक अवरोध आ जाता है, गले में अचानक अवरोध आ जाता है और उच्च स्वर से 1 या 2 या 3 बार हिक्का आते हैं। तो ये जो हिक्का है ये असाध्य है, ये हिक्का जो है ये असाध्य है। ओके, और
ये हिक्का जो है ये अन्नपान बंद करवा देती है। ये इतना जोर जोर से हिक्का आती है कि आप रुग्ण को या रुग्ण खुद से ही, वैसे महाहिक्का में रुग्ण जो है वो कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन आप भी रुग्ण को मुंह से कुछ देने का कोशिश नहीं करते। जब ऐसी हिक्का चलती रहती है तो व्हाट दे डू इज दे कीप हिम ऑन आइदर एनबीएम नील बाय माउथ और दे इंट्यूबेट हिम विथ राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब से इंट्यूबेट करते हैं। क्यों? क्योंकि महाहिक्का में अगर आपने मुंह से खाना पीना देने का कोशिश किया तो what happens is there are chances that the hicca is so large, the hicca is so severe that a part of the food may go into the respiratory tract, worsening the disease in which he is suffering from. तो मेरे हिसाब से महाहिक्का इज नॉट अ डिसीज, इट इज अवस्था ऑफ टर्मिनल इलनेस। एन अवस्था ऑफ टर्मिनल इलनेस, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग। उसके बाद क्षीण मांसबल वाले रुग्ण में अचानक अवरोध से उच्च स्वर से 1 या 2 या 3 बार हिक्का ली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकोपित वात जो है वो प्राणवह स्रोतस मर्म अग्नि को अवरुद्ध करके विनाश करता है। ऐसा इन्होंने कहा है कि जो बढ़ा हुआ वात है ये शरीर में सभी स्रोतों में, अग्नि में और मर्म में जाके उनका विनाश करना चालू कर देता है। अन्नपान बंद करवा देता है। मैंने पहले ही बोल दिया अन्नपान क्यों बंद होता है। इसके लक्षणों में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता, पेशेंट सिर्फ ऐसे हिचकी और आवाज करते रहता है। स्मृति नष्ट हो जाती है, आधे टाइम वो डेलीरियम में रहता है, आधे टाइम उसको कुछ समझ में नहीं आता, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स महाइका इज द टर्मिनल स्टेज, वो कभी वापस कॉन्शियस में आता ही नहीं। आंखों से पानी आता रहता है। अगर रुग्ण बात कर रहा है तो प्रलाप करता है, ही इज नॉट टॉकिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन और रिलेटेड टू द एटमोस्फियर विच यू आर आस्किंग। बार बार मूर्छित हो जाता है, बार बार अनकॉन्शियस हो जाता है, और अल्टीमेटली प्राण हरण होके रुग्ण पंचत्व में विलीन हो जाता है। महाहिक्का असाध्य है। तो महाहिक्का कैन बी कोरिलेटेड विद द लास्ट टर्मिनल हिक्का जो आती है रुग्ण के मरने के पहले। फिर आती है गंभीरा हिक्का। गंभीरा हिक्का इज रिपीटेड सीवियर हिकअप्स। मतलब हिक्का आती है चलती ही रहती है, लेकिन पेशेंट रुग्ण जो है वो मरता नहीं, मतलब अभी तक नहीं मरा है। जो महाहिक्का है वो 1 2 3 हिक्का जोर जोर से आएगी और पेशेंट इज गॉन। लेकिन गंभीरा हिक्का में द पेशेंट survives for a longer time, but all these longer times he has severe repetitive hiccups. तो गंभीरा हिक्का और महाहिक्का का स्थान जो है दोनों नाभि से मुख तक आती हुई लगती है। अब हमको दिखता तो नहीं है कि कौन सी हिक्का कहाँ तक आ रही है, तो लेकिन वो हिक्का इतनी जोर से होती है और जो हिलना पेट में और छाती में हिलना इतना जोर से होता है कि वी फील दैट द हिक्का इज कमिंग फ्रॉम द नाभि टू द मुख। ये भी क्षीण रुग्ण में दीन मन वाले में होती है, वारंवार हिक्का आती है, रिपीटेड, मतलब थोड़े समय के लिए रुक जाएगी फिर वापस जोर जोर से रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो दीज आर रिपीटेड सीवियर हिकअप्स। रुग्ण बार बार मूर्छित हो जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हिक्का जो है वो मूर्छा में भी आती रहती है, बल का नाश हो जाता है। अब आप कंटिन्यूअसली हिक्का लोगे तो आपकी छाती के मसल्स तो गए, पेट के मसल्स तो गए, तो बल का नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी कुछ भी बोलता है। बार बार हिक्का लेके आपके जो साउंड बॉक्स है, वो साउंड बॉक्स से बार बार जोर से हवा आती जा रही है, आई है जा रही है, तो इसीलिए स्वर जर्जर हो जाता है। स्वर जर्जर हो जाना मतलब आवाज भारी हो जाना या टूट जाना, बीच बीच में जृंभा आती है, संकोच। जब गंभीरा हिक्का होती है तो संकोच होता है, अचानक से शरीर में संकोच हो जाता है, असाध्य है गंभीरा हिक्का भी। उसके बाद आता है व्यपेता हिक्का। व्यपेता हिक्का इज जस्ट लाइक द हिकअप्स यू गेट आफ्टर फूड पॉइजन।
व्यपेता हिक्का कब आती है? आहार के परिणाम के बाद आती है। खाने के परिणाम के बाद आपने खाना खा लिया, पच रहा है, और तब आपको व्यपेता हिक्का आती है। ये हिक्का गले से उत्पन्न होती है। रुग्ण को फूड पॉइजनिंग के सब सिम्टम्स दिखते हैं। देखो, चक्कर आती है, छर्दी होती है, अतिसार होता है, मुखश्रोष होता है, आदमान, पेट फूल जाता है। सो पॉसिबली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फूड पॉइजन, because food poison may be सबसे main चीज what the body tries to tell you is that there is something wrong in which you have eaten, plus the body tries to throw out. So इसीलिए छर्दी, अतिसार, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। उसके बाद क्षुद्रा हिक्का। क्षुद्रा हिक्का इज नथिंग बट माइनर हिकअप फॉर वांट ऑफ पेरिस्टालसिस। माइनर हिकअप फॉर वांट ऑफ वाटर और पेरिस्टालसिस। क्षुद्रा हिक्का वो हिक्का होती है जो पानी पीने के बाद या खाना खाने के बाद चली जाती है। तो क्षुद्रा हिक्का होती क्यों है? व्यायाम आदि वात प्रकोपक आहार विहार करने से, सॉरी आहार नहीं, विहार ही करने से, क्योंकि आहार करेंगे तो हिक्का चली जाएगी। तो व्यायाम आदि वात प्रकोपक विहार करने से वात कुछ काल के लिए प्रकोपित हो जाता है और उदर से कंठ में आ जाता है। तो हमको क्षुद्रा हिक्का होती है। हल्की हिक्का है, ये जो हिक्का है ये हल्की हिक्का है। महा हिक्का या गंभीरा हिक्का की जैसे जोर से हिक्का नहीं आती। और ये हिक्का जो है ये अन्नपान में तकलीफ नहीं देती। हम ये हिक्का जो चल रही है तब आराम से खा वगैरह भी सकते, बल्कि ये हिक्का अन्नपान के बाद शांत हो जाती है। और बिकॉज ये पानी पीने के साथ बाद शांत हो जाती है, तो आचार्य का कहना है कि ये क्लोम शुष्क होने की वजह से आती है। वात बढ़ जाता है, क्लोम को शुष्क कर देता है, क्लोम को सूखा कर देता है, और जब आप पानी पीते हैं तो वापस से क्लोम गीला हो जाता है। क्लोम इज नथिंग बट, कुछ आचार्यों का कहना है कि ये पैनक्रियाज है, कुछ आचार्यों का कहना है कि ये ऐसा अवयव है जो, मतलब इट इज द थर्स्ट सेंटर बेसिकली। उसके बाद हम चलते हैं अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का ये अन्नपान लेते हुए आती है, अन्नपान लेते हुए आती है, और इसीलिए चोकिंग, कभी कभी हम खाना खा रहे हैं, ज़्यादा जोर से खा ली या ज़्यादा मिर्ची खा ली और हमको हिचकी आना चालू हो जाती है, हम पानी पी लेते हैं, हिचकी चली जाती है। तो दिस इज सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, सडन चोकिंग ऑफ द पेरिस्टाल्टिक रूट। तो अन्नपान या मद्यपान करते समय अचानक उत्पन्न होने वाली वेगल इरिटेशन की वजह से उत्पन्न होती है। अधिक जोर से बोलने से, हंसने से या अधिक भार उठाने से भी उत्पन्न हो सकती है। अन्न आदि के अवरोध से वात कुछ समय के लिए प्रकोपित होता है। तो अन्न आदि, अन्न खा लिया या मद्य खा लिया, ज्यादा मद्य पी लिया, ज्यादा तीखा खा लिया, तो वात जो है, जो नॉर्मल कोर्स में नीचे की तरफ अन्न को ले जाता है, वो अवरोधित हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आता है, और इसलिए हिचकी आती है। ठीक है। नीचे की तरफ जाने वाला कौन सा? उदान वायु। उदान वायु प्रकोपित हो जाता है। उदान वायु अन्न का ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से अवरोध हो जाता है। तो अन्नादि के अवरोध से कुछ समय के लिए वात प्रकोपित हो जाता है। हल्की हिचकी आती है। ये भी हिचकी अन्नपान में तकलीफ नहीं देती, बल्कि अन्नपान के बाद शांत हो जाती है। तो दो प्रकार की हिक्काएं जो है ये साध्य है। उसमें से अन्नजा हिक्का, क्षुद्रा हिक्का तो सुख साध्य है। व्यपेता हिक्का भी साध्य है, और ये गंभीरा हिक्का और महाहिक्का असाध्य है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलते हैं यामिका हिक्का पे। यामिका हिक्का इज अ सीवियर डबल बाउटेड फेटल। यामिका हिक्का हिक्का का प्रकार नहीं है, लेकिन अपतर्पण और अधिक दोष संचय से जब शरीर क्षीण हो जाता है, या वृद्ध में या अति मैथुन करने वाले में जब हिक्का हो जाती है, तब यह यामिका हिक्का कहते हैं। इसमें रुग्ण, प्रलाप, अरति, तृष्णा, ये अगले पेज का है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। आई होप एवरीबडी हैज गिवन द अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस नहीं दिया है तो ये लेक्चर खत्म होने तक आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस